ये 7% वक्फ बोर्ड जो लेते हैं, ये वक्फ कंट्रीब्यूशन की शक्ल में ये हक़ इंतज़ामी बोलकर ये लेते हैं। लेकिन दरअसल मेरे ओपिनियन में ये 7% वक्फ अल औलाद से भी लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो प्राइवेट वक्फ है। औकाफ़ी जायदादों से मुसलमानों का मुस्तकबिल संवर सकता है, लेकिन औकाफ़ के ताल्लुक़ से जानकारी मुसलमानों में बहुत कम है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हमने टॉपिक चुना है वक्फ़ में कितने किस्में होते हैं, अलल औलाद वक्फ़ क्या होता है, हेरिडेटरी मुतवल्ली क्या होता है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पटेल साहब। महमूद पटेल साहब एक एडवोकेट हैं, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और औकाफ़ी केसेस काफ़ी लड़ते हैं। इस ताल्लुक़ से इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी है। महमूद पटेल साहब, आपका इस्तकबाल है। चूँकि औकाफ़ी जायदादों में लोगों को बहुत कम नॉलेज है औकाफ़ के ताल्लुक़ से, वक्फ बोर्ड किस तरह से ऑपरेट करता है, लेकिन आज हम एक टॉपिक ख़ास लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जानकारी कि हेरिडिटरी मुतवल्ली क्या होता है। हेरिडिटरी दरअसल ऐसा है, ये ख़ानदानी मुतवल्ली होते हैं। अब मैं मुतवल्ली हूँ, अगर मैं इदारा क़ायम किया और मेरी ये वसीयत है या ये मेरा मंशा है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा पोतरा, मेरा पड़पोतरा मेरे ख़ानदान में ही जो है मुतवल्लीशिप रहे, तो ये जो है हेरिडिटरी कहलाई। एक मोड ऑफ सक्सेशन टू द ऑफिस ऑफ मुतवल्ली होता है। लिहाजा हेरिडिटरी मुतवल्ली जो है वो भी मुतवल्ली है। तो उनकी वो जो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है मुतवल्लियों को सेक्शन 63 के तहत, वो जो है एक अपॉइंटमेंट दो सर्कमस्टेंसेस में होता है। अगर किसी मुतवल्ली की जगह खाली हो गई है, वहाँ पर सक्सेसर नहीं है, मसलन बच्चा माइनर है, सक्सीड नहीं कर सकता, तो जगह खाली है, या मेल मेंबर की जगह कोई फीमेल अगर आ गई है, जब तक मेल मेंबर नहीं आता तो वो जगह खाली है। अगर डीड ऑफ वक्फ के अंदर वैकेंसी आ गई है तो ऐसी सूरत में ही बोर्ड जो है मुतवल्ली का तकर्रुर कर सकता है। वरना हेरिडिटरी मुतवल्ली जो है ख़ानदानी होती है और वो बाप बेटा पोतरा पड़पोतरा ये जो है औलाद भी औलाद चलता है। तो ये औकाफ़ के कितने अक़साम होते हैं, कितने किस्म का वक्फ़ होता है? वक्फ़ दो टाइप के होते हैं, एक है पब्लिक वक्फ़ है, दूसरा है प्राइवेट वक्फ़। प्राइवेट वक्फ़ को इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये वक्फ़ अल औलाद है। वक्फ़ अल औलाद मतलब औलाद भी औलाद जो है ये चलता है। और पब्लिक वक्फ़ में जो है बेनिफिट पब्लिक को जाती है। प्राइवेट वक्फ़ जो होता है वक्फ़ अल औलाद, उसकी बेनिफिट मुतवल्ली को और उसकी फैमिली को जाती है। यानी कि जो अलल औलाद वक्फ़ है, जो अपने ख़ानदान के लिए वक्फ़ किया जाता है, वो प्राइवेट है, और पब्लिक वक्फ़ जो है वो आवाम के लिए होता है। यस, ये प्राइवेट वक्फ़ होता है यानी वक्फ़ अल औलाद, उसके बेनिफिट सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को जाते हैं, मुतवल्ली को जाते हैं, जो मुतवल्ली होते हैं वक्फ़ अल औलाद। अगर मान लीजिए कोई वक्फ़ अलल औलाद है, क्या वो आमदनी का कोई हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि वक्फ एक्ट में आप सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 सब क्लास I1 को अगर देखेंगे तो टू सेट अपार्ट द इनकम फॉर द सैलरी और द अलोवेंसेस ऑफ द मुतवल्ली बोल के है। इवन पब्लिक वक्फ इंस्टीट्यूशन में भी मुतवल्ली को सैलरी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है वक्फ अल औलाद में अगर अमाउंट फिक्स है कि जो है इतने परसेंटेज ऑफ इनकम उनके फैमिली को जाना है, तो वो बाज़ाब्ता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फिक्स नहीं है तो? फिक्स नहीं है तो जो है बाय रेगुलेशन हुकूमत भी फिक्स कर सकती है, या मुतवल्ली भी क्लेम कर सकते हैं कि उनका फिक्सेशन इतना होना चाहिए। या फिर वो पूरा ही आमदनी के ले सकते हैं? नहीं, पूरी आमदनी क्योंकि इसलिए नहीं ले सकते कि वक्फ अल औलाद चूँकि प्राइवेट वक्फ है तो उसकी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस पर चलता है। उसका भी जो है उसके भी जो अखराजात होते हैं, जैसा सैलरीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, संदल उर्स के अखराजात हैं, तमाम दीगर अखराजात जो होते हैं उसके लिए भी पैसा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी वक्फ अलल औलाद मुतवल्ली के पास में 100 एकड़ ज़मीन है और उसमें खेती होती है,
उसकी तमाम आमदनी क्या वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, तमाम आमदनी जो है इस्तेमाल आप नहीं कर नहीं, अगर प्राइवेट वक्फ है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अल औलाद प्राइवेट है। हाँ, क्योंकि देखिए वक्फ अल औलाद अगर प्राइवेट नहीं, अगर कोई इदारा है तो वैसी सूरत में इदारे के अखराजात के लिए भी कुछ अमाउंट निकालना पड़ता है, उसके बाद जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कोई इदारा ही नहीं है, अब एक जायदाद है, वक्फ अल औलाद करते हैं, उसका किराया आता है, तो किराया पूरे का पूरा उन्हीं के लिए जाता है, वो तो वो पूरा का पूरा किराया ले सकते जाता है। क्योंकि वक्फ अल औलाद करने का मंशा यही होता है कि हैं। उसमें से 7% जो है वो वक्फ को देना पड़ता है। हाँ, ये 7% वक्फ बोर्ड जो लेते हैं, ये वक्फ कंट्रीब्यूशन की शक्ल में ये हक़ इंतज़ामी बोलकर ये लेते हैं। लेकिन दरअसल मेरे ओपिनियन में 7% वक्फ अल औलाद से भी लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो प्राइवेट वक्फ है, इनको क्या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्या ऐसे इंतज़ामात होते हैं जिसके अंदर जो है बोर्ड वाले 7% की आमदनी उनसे भी लेते हैं। ये मेरी ओपिनियन में तो ये गैर कानूनी है 7% वक्फ अल औलाद से लेना। क्योंकि वक्फ बोर्ड को चलाना भी है, ऐसे में उनके भी ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास प्राइवेट वक्फ कम हैं, वक्फ अल औलाद कम हैं, पब्लिक वक्फ ज़्यादा हैं, लिहाजा वो वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पब्लिक वक्फ इंस्टीट्यूशन से 7% अगर लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अल औलाद मुतवल्ली की इख्तियारात क्या हैं? क्या आमदनी के अलावा क्या इख्तियारात हैं? जैसे एक आम मुतवल्ली के इख्तियारात हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के जो मुतवल्लिस के जो भी इख्तियारात हैं, वैसे ही इख्तियारात ये मुतवल्ली के भी होते हैं वक्फ अल औलाद में। अल औलाद के मुतवल्ली को बनाने वाले क्या वक्फ बोर्ड से वो नॉमिनेट होते हैं या नामज़द होते हैं, या फिर उनका जो है ख़ानदानी तौर पर वो खुद ही जो है मुतवल्ली नामज़द हो जाए? देखिए, वक्फ अल औलाद जो है जो मुतवल्ली वक्फ अल औलाद में आते हैं प्राइवेट वक्फ के अंदर, वो ख़ानदानी होते हैं। वहाँ पर बोर्ड से अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। वहाँ वक्फ बोर्ड तस्दीक कर सकती है, रिकग्नाइज कर सकती है। मसलन मेरे दादा या परदादा मुतवल्ली थे, उसके बाद मेरे दादा आए, उसके बाद मेरे वालिद आए, उसके बाद मैं आया, फिर मेरा बेटा आ रहा, तो हम इनकमिंग मुतवल्ली की जो है इख्तियार करते हैं कि वन आफ्टर अनदर, एक चले गए, दूसरा उनकी जगह सक्सेसर हो गया, तो सेक्शन 42 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 के तहत चेंज इन द मैनेजमेंट होता है। लिहाजा चेंज इन द मैनेजमेंट की शक्ल में जो मुतवल्ली वो एप्लीकेशन देते हैं, उसमें सेक्शन 42 के तहत कि उनकी जगह मैं आ गया हूँ, मैं जगह ऑक्यूपाई की हूँ, आई हैव अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ मुतवल्ली, देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस बोर्ड का काम यह है कि उनके लिए एक ऐसा ऑर्डर इशू करें जिससे उनकी तस्दीक हो जाए और उनका नाम गज़ेट में डाल दिया जाए। अच्छा, ये बताइए अल औलाद के मुतवल्ली में और हेरिडिटी मुतवल्ली में क्या फ़र्क है? नहीं, हेरिडिटरी मुतवल्ली पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वक्फ अल औलाद में ही हेरिडिटरी मुतवल्ली होना। एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, आप गज़ेट के अंदर देखिए, हमारे जितने भी गज़ेट्स हैं कर्नाटका स्टेट के उठाकर, उसके अंदर कई जगहों पर कॉलम नंबर 6 में मुतवल्ली का जहां नाम लिखा गया है, और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉलम नंबर 12 में भी बताया गया है। उसमें मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर भाई कस्टम है, भाई ट्रेडिशन है, भाई हेरिडिटरी है, तो वैसी शक्ल में हुकूमत उसको तस्लीम कर रही है कि वो हेरिडिटरी मुतवल्ली है, तो वैसे ऑफिसर्स में जो है उनकी हेरिडिटरी लाइन में ही लाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए बाप मुतवल्ली हैं, अगर बाप को अगर निकाला भी गया तो बेटा मुतवल्ली होना चाहिए, क्योंकि हेरिडिटरी है वो, बाहर वाले को मुतवल्ली वहाँ पर नहीं बना सकते, इवन पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी। अच्छा, हेरिडिटरी जब मुतवल्ली जो नामज़द किया, जो बेसिक में जो बनाया जाता है शुरुआत में, ये क्या पहले से एग्रीमेंट होता है वक्फ बोर्ड के साथ या कैसे होता है? ये देखिए, जो वाकिफ़ होते हैं, जो वफ़ करते हैं, अगर वो वसीयत किए हैं या उनका कोई डीड है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए अगर वो कहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा मुतवल्ली, पोतरा मुतवल्ली, पड़पोतरा मुतवल्ली, मेरे ख़ानदान के मेल लैंडियल डिसेंडेंट्स में मुतवल्ली बनेंगे, ये एक तरीक़ा है, समझे। और कुछ तरीक़े ऐसे ही भाई कस्टम रिवाज के तरीक़े इन्हें तहत चले आए हैं, जहाँ पर ख़ानदान में एक ही ख़ानदान के अंदर मुतवल्ली बनते चले आए हैं। एक भाई कस्टम होता है, कस्टम और ट्रेडिशन सेम है, यानी मतलब दोनों का एक ही है लिटरल मीनिंग, ट्रेडिशन या बोलो या कस्टम बोलो, लेकिन या तो एक डॉक्यूमेंट के तहत आते हैं या नहीं तो भाई कस्टम के ज़रिए आते हैं। ये तरीका। कन्फ्यूजन ये है कि ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर रहे हैं, वो अल औलाद के हिसाब से एग्रीमेंट कर देते हैं कि फ़लाँ जो है आमदनी हमारे ख़ानदान वालों को होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दरगाहें हैं जिसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत तारीखी वो वक्फ बोर्ड से भी सीनियर हैं, वो ऑटोमेटिकली वक्फ में आ गई हैं, अब वो अल औलाद हैं, तो उसमें कैसे डील किया जाता है? देखिए, जो वक्फ एक्ट आने से पहले हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस से पहले
और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1954 में वक्फ एक्ट 1954 का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बहुत बड़ा जो है रोल रहा कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशन मुजराई में थे वो औक़ाफ़ में आ जाएं, हमारी एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी बने और हमारे इदारे हमारे जो है कंट्रोल में रहें, ताकि हम जो है उसका फ़ायदा कौम और मिल्लत के लिए पहुँचाएँ। इसलिए उस नज़रिए से जब ये बिल 1954 में पार्लियामेंट में पेश की गई, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद ये क़ानून बना, 1954 एक्ट बना। अब रहा सवाल, आप कुछ सवाल किए थे, क्या पूछे थे? जो दरगाहें हैं ऑफिशियली वक्फ नहीं हुई, ऑटोमेटिकली हो गई। हाँ ठीक है, देखिए वक्फ जो है बाई यूसेज भी होता है। अगर कोई जगह इस्तेमाल में किसी रिलीजियस और पायस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है तो बाई यूसेज में वो वक्फ बाई यूसेज होता है। और वक्फ की जो ये है, ये अब कई इदारे जो है वो वक्फ बाई यूसेज भी हुए ही और डेडिकेशन के ज़रिए भी वक्फ हुआ है। बट वक्फ एक्ट आने से पहले कई इदारे वक्फ हो चुके, मतलब वक्फ थे तो उसको जो है लिस्टों में ला लिए ये लोग, मुजराई से भी लेकर जो है वक्फ की लिस्ट में लाकर जो है ये औकाफ़ी इदारे बोलकर ट्रीट करे, लिहाजा वो चलते आ रहा चल रहा है, इस ताल्लुक़ से कोई डिस्प्यूट नहीं है। लफ्ज़ वक्फ कहने से इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड उसका मालिक हो गया। अच्छा, एक सवाल ये है कि अलल औलाद कैटेगरी में और हेरिडिटी कैटेगरी में वक्फ बोर्ड किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटर या मुतवल्ली नामजद नहीं कर सकता। देखिए हेरिडिटरी मुतवल्ली जहाँ है वहाँ पर बोर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेटर ना, पहली बात तो वक्फ एक्ट 95 में कहीं भी अल्फाज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट करने के ताल्लुक से नहीं है। ये एक गलत फहमी है बोर्ड के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटरों को डालने का सिलसिला। वर्चुअली वहाँ पर मुतवल्ली को ही तश्कील देना है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं डाल सकते। 3 सिचुएशन ही, 3 या 4 सिचुएशन में कह सकता हूँ आपको। एक है या अगर मुतवल्ली का इंतकाल हो गया है हेरिडिटरी मुतवल्ली का, तो नेक्स्ट हेरिडिटरी उनका बेटा या पोतरा जो भी है उनका सक्सेसर उनकी जगह पर वो जो है हेरिडिटरी मुतवल्ली की शक्ल में उनकी जगह ले सकता है। और सेक्शन 42 ऑफ दी वक्फ एक्ट 95 के तहत जो है बोर्ड जो है तस्दीक कर सकता है। ये वक्फ जहाँ पर है वहाँ पर भी मुदाखलत बोर्ड का करना बिल्कुल सही नहीं है। और बोर्ड जो है हेरिडिटरी राइट्स को भी जो है मुतासर नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है बहुत दूर अंदेशी से फ़ैसला लेना, ख़ासकर ये हेरिडिटरी राइट्स और वक्फ अलौलात के मामले जो होते हैं वहाँ पर बड़ी दूर अंदेशी से फ़ैसले होना चाहिए। बोर्ड जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जिससे जो हकदार हैं, जो असल लोग हैं हेरिडिटरी मुतवल्ली के जो राइट्स क्लेम कर रहे हैं या जिसके राइट्स मौजूद हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और उन लोगों को अदालतों तक जाना पड़ता है। बिला वजह से उनका भी वक्त पैसा बर्बाद होता है, जहनी कुफ्त होती है और बोर्ड का भी नुकसान होता है। बोर्ड को भी जो है वकीलों को तकर्रुर करो और पैसा इस्तेमाल करो, बजाय इन परेशानियों को या मामले को उलझाने के बोर्ड अगर संजीदगी के साथ फ़ैसला करता है हेरिडिटरी मामलों में या वक्फ अलौलात के मामलों में, तो बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कौम और मिल्लत के लिए कि बोर्ड की जो है कारकर्दगी जो है बड़े अच्छे पैमाने पर हो रही है। अच्छा, ये तो बात हुई अलल औलाद मुतवल्ली एंड हेरिडिटरी मुतवल्ली। अब जो आम तौर पर जो मुतवल्ली हैं, जो पब्लिक वक्फ का होता है, इसके किस तरह से इख्तियार होते हैं? वक्फ बोर्ड किस तरह से नॉमिनेट नामजद कर सकता है मुतवल्ली को? हाँ। क्या उसके इख्तियारात हैं? क्या टर्म ख़त्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो है एनी टाइम उसे डाला जा सकता है? देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो मुतवल्ली होते हैं, जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, जिसमें जैसा कि सेक्शन 50 है ड्यूटीज़ ऑफ मुतवल्लीज बताया गया है, सबमिशन ऑफ अकाउंट है सेक्शन 46 के तहत, जो और स्टैट्यूटरी पावर्स मुतवल्लियों को दिए गए हैं, जैसा कि प्रॉपर्टीज़ लीज को देने के ताल्लुक से सेक्शन 56 में 1 साल का जो है 1 साल तक के लिए कोई औकाफ़ी जायदाद को मुतवल्ली किराए पे दे सकते हैं। तो ऐसे अपने जो स्टैट्यूटरी इख्तियारात हैं मुतवल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडिट करना, अकाउंट मेंटेन करना, फिर उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन पेमेंट करना और इदारे की देखभाल करना, तमाम इंतज़ामात सही वक्त पर सही ढंग से करना ज़िम्मेदारी के साथ। तो जो इख्तियारात क़ानून में उनको बताए गए हैं उसको तो उसको लेके चलना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंटली कुछ और भी चीज़ें उन पर जो है आयद कर सकता है। अगर क़ानून के अंदर कोई चीज़ें नहीं हैं तो उन्होंने जो है अपने रूल्स के ज़रिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या रेगुलेशन के ज़रिए भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 110 में जो है स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियारात है रूल्स फ्रेम करने की, और सेक्शन 110 ऑफ दी वक्फ एक्ट 95 के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट वक्फ बोर्ड को इख्तियारात हैं अपने रेगुलेशंस को बनाने की। रेगुलेशन के ज़रिए भी जो है कुछ और टर्म्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो एक औकाफ़ी इदारे को चलाने में जो है काम आ सके।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे महमूद पटेल साहब जो हमें जानकारी दे रहे थे कि अलल औलाद मुतवली और हेरिडिटी मुतवली में क्या फ़र्क है, किस तरह से इख्तियारात हैं और आम तौर पर जो मुतवली पब्लिक वफ़ के लिए बनाए जाते हैं उसके क्या इख्तियारात हैं। हम आने वाले दिनों में कोई और टॉपिक लेके इनसे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे उन्वान हैं जिससे आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वफ़ के ताल्लुक से हर कोई ये इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आता है कि वफ़ में घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, लेकिन वफ़ की समझ बहुत कम लोगों को है। वफ़ के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। वफ़ का सही इस्तेमाल करके लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और मिल्लत के मुस्तकबिल के संवारने के लिए हर कोई इसमें ताउन कर सकता है। आने वाले एपिसोड में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।